अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समार डिजिटल। अक्सर लोग अपनी गाड़ियों के लिए नए टायर ख़रीदते हैं और फिर उस गाड़ी को सड़क पर लाते हैं। लेकिन एक और तरीका भी है जहां पे इन्हीं टायर्स की जो ख़रीदारी है वो आपको बराह रास्त सड़क पर ला सकती है, यानी कंगाल कर सकती है। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे बिज़नेस की जहाँ पे टायर्स की ख़रीदो फ़रोख्त की आड़ में लोगों को कर्ज़ दिया जाता है, फिर उसके एवज़ सूद लिया जाता है। और जब लोग बहुत ज़्यादा कर्ज़ उठा लेते हैं और उसकी अदायगी नहीं कर पाते, फिर मज़ीद टायर्स ख़रीदने पड़ते हैं और उसके एवज़ मज़ीद उनके ऊपर सूद चढ़ता है और इस तरह वो इसमें फँसते जाते हैं और काफ़ी लोग इसका शिकार हुए हैं। ये बिज़नेस कैसे होता है और इसमें लोग कैसे फँस जाते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे वकील रहमान से, जो समर डिजिटल के नुमाइंदे हैं। उन्होंने ये ख़बर पिछले दिनों ब्रेक की थी। वकील, थोड़ा-सा ये बताइएगा पहले तो कि ये बेसिकली बिज़नेस है क्या? इसका स्ट्रक्चर क्या है? ये कैसे होता है? इसका तरीका ये होता है कि ऐसे लोग जिनको टायरों की ज़रूरत नहीं होती, मतलब उनके पास गाड़ी भी नहीं हो और वो उनको पैसों की ज़रूरत है, किसी भी मजबूरी की वजह से कोई भी या माली मामलात में बंदा फंस जाता है और उनको पैसों की ज़रूरत होती है फ़ौरी तौर पे, उनको एक नुमाइशी तौर पे टायर देते हैं और फिर उनसे बग़ैर डिलीवरी के उनसे वापस ले लेते हैं और उसमें सिर्फ जो उसका जो फ़र्क है, वो फ़र्क जो है वो उनका जो सूद होता है वो उनसे वसूल किया जाता है। अच्छा, 1 मिनट यहाँ पे मैं आपको रोकूँगा। इसका मतलब ये है कि ये एक पैरेलल बैंकिंग का निज़ाम चल रहा है। जैसे कन्वेंशनल बैंक से आप पैसा उठाते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है? यहाँ पर आप टायर्स को सामने रख के और पीछे वही काम हो रहा है। ये जो अभी आपने बात कही है, इसकी कोई मिसाल दें कि कितने पैसे में आप मिसाल के तौर पे टायर की जोड़ी खरीदते हैं, उस पे इंटरेस्ट कितना होता है? टायर की जोड़ी फ़र्ज़ करें उसकी कीमत जो है वो 90,000 या 1 लाख रुपए है। वो उनको जो है कैश उसमें उधार पे या किस्तों पे उसको जो है 1,30,000 में उसकी वो पेमेंट या उसकी वो कर देते हैं, पर्ची बना के दे देते हैं और फिर उसी वक्त जो है उसको उससे वो वापस 90,000 में ले लेते हैं। तो मतलब तकरीबन 30,000 या 40,000 का जो डिफरेंस है, वो उसी वक्त जो है वो उसको वो कर देते हैं, उसके ऊपर मतलब एक तरह का ड्यू हो जाता है। उसमें जो है ना टायर जो है वो लिए जाते हैं न दिए जाते हैं, बस सिर्फ जो है बैठे बिठाए वो सिर्फ 30-40 हज़ार का जो एक एक्स्ट्रा पेमेंट है, उसकी जो फाइनेंसिंग आप जिसको जिस तरह बैंक एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं वो ये भी इसी तरह पैसों के ऊपर जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं। उसमें टायर जो है वो सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि ताकि जो है वो उसको एक कारोबारी एक रंग दिया जा सके। तो ये तो रेट बहुत ज़्यादा नहीं बन रहा? मवाज़ना करें ज़रा जो एक कन्वेंशनल बैंकिंग का निज़ाम है उससे। साल में अगर इस वक्त बैंक के देखे जाएँ तो साल के ज़्यादा से ज़्यादा 8-10% वो चार्ज करता है। लेकिन जो इस तरह जो प्राइवेट इस तरह के पैसे देने वाले सूद देने वाले लोग हैं, वो महीने के 10,000 चार्ज करते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखे जाएँ कि टायर जो है अगर वो 3 महीने के लिए देते हैं तो वो 30,000 रुपये ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो महीने के 1 लाख पर 10,000 रुपये एक्स्ट्रा वो चार्ज कर रहे हैं। बैंक ज़्यादा से ज़्यादा साल का जो है वो 10,000 चार्ज करता होगा, लेकिन इसमें जो है वो महीने के 10,000 वो चार्ज करता है, ये बहुत ज़्यादा है। लेकिन सिर्फ ये है कि एक तो क्योंकि बैंक में एक टाइम लगता है, एक लेंदी प्रोसेस होता है, उसके डॉक्यूमेंटेशन, उसकी रिक्वायरमेंट और फिर उसमें टाइम लगता है और वो भी कोई श्योर नहीं होता कि मिले न मिले। ये है कि आपको फ़ौरी तौर पे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए और इतने लंबे तो फ़ौरी तौर पे जो है वो इनके पास जाते हैं। वो ये समझते हैं कि शायद 20-30 हज़ार का मसला है, लेकिन यही इनकी गलती होती है, क्योंकि ये 20-30 हज़ार से जो कहानी शुरू होती है, बाद में पता चलता है कि वो असल और ये सूद इसको चुकाने के लिए फिर जो है मज़ीद जो है उनको वो नए टायर लेने पड़ते हैं और 1-2 टायर तक बात नहीं चलती, फिर ये आगे ये सिलसिला चल पड़ता है। ये सूद दर सूद असल अपनी जगह पे बरकरार रहते हैं, असल रकम, और ये जो ऊपर सूद है ये सूद दर सूद ये चढ़ता रहता है। तो ये एक काफ़ी इस तरह का बोझ बन जाते हैं जिसका फिर चुकाना उसके बस में नहीं होता। कुछ विक्टिम से आपकी बात हुई है जो जो लोग नहीं चुका सकें और परेशान हुए, वाक़ई सड़क पर आ गए इसकी वजह से? एक दोस्त जिसको मैं बचपन से जानता था, वो बहुत उनके अच्छे घर के घरेलू हालात थे। उनकी गाड़ियाँ चलती थी, मज़दा बसें चलती थी, घर के हालात भी अच्छे थे और मतलब वेल आप उनको कह सकते हैं। बीच में जो है वो उनसे राब्ता नहीं था, काफ़ी अरसे बाद उनसे मुलाकात हुई तो उनकी हालत पहले जैसी नहीं थी, बहुत बुरे हालात में थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर हुआ क्या? तो उन्होंने फिर ये बताया कि असल में वालिद साहब ने जो है वो उनसे थोड़ी-सी गलती हुई थी
कि वो कुछ माली मामलात में जो है वो फंस गए थे, और उससे निकलने के लिए उनको किसी दोस्त ने मशवरा दिया कि आप जो है ये एक तरीका है, आप टायर ले लें और टायर उसी वक्त आप बेच दें। तो ये है कि आपके पास कैश पेमेंट आ जाएगी, उस कैश पेमेंट से आप अपनी ज़रूरत पूरी करें। तो वो कहते हैं मेरे दोस्त के वो वालिद साहब ने तो उस वक्त जो है वो ले लिए टायर, लेकिन बाद में वो पहले ही की माली परेशानी एक्स्ट्रा, फिर ये बर्डन, ये जो किस्त टायर की मद में ये हुआ, तो कुछ महीने बाद जो है ये बर्डन और मज़ीद बढ़ गया। तो उसके लिए फिर उन्होंने मज़ीद टायर लिया है, फिर वो टायर के उसको चुकाने के लिए मज़ीद मज़ीद इस तरह ही करते करते वो बताते हैं कि कोई 50 लाख के करीब जो है वो उनके ऊपर जो है ये बर्डन बढ़ गया, जिसके लिए फिर उनको गाड़ियां बेचनी पड़ी, और भी जो है उनको प्रॉपर्टी भी वो करनी पड़ी, और फिर वो बिल्कुल मतलब जिस तरह आप कह सकते हैं कि ज़मीन पे आ गए। तो ये इस तरह के, और फिर जब इनसे मैंने बात की तो इस तरह और भी कुछ लोग जो है इस तरह के विक्टिम सामने आए जो इसी तरह फंसे हैं, और फिर वो ये जो गन चक्कर में इस तरह चले हैं कि वो कई सालों तक जो है वो उसमें फंसे रहते हैं। मुझे ये बताएं कि ये तो काम, क्योंकि ये एक बिल्कुल पैरेलल बैंकिंग का निज़ाम चल रहा है, इसमें डॉक्यूमेंटेशन वो पर्ची के अलावा कोई ख़ास नहीं होगी। ऐसी सूरत में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, आप नहीं पे कर पा रहे, तो कोई प्रोटेक्शन है या क्या रिस्क हो सकता है अगर आप नहीं पे कर पाते तो? ये जो काम करने वाले हैं ये आम लोग नहीं होते हैं, ये बाकायदा एक नेटवर्क के तौर पे काम करते हैं, और बासर लोग होते हैं इनके जो है वो अच्छे खासे ताल्लुकात आपस में भी, इनकी नेटवर्किंग, फिर बासर भी होते हैं ये। अगर इनकी बल्कि ये भी करते हैं, गलत बयानी भी करते हैं, कई जगह पर ये भी देखने में आया कि वो पेमेंट देने के बाद भी वो कहते हैं कि नहीं अभी भी आप है मकरूज़ है, मतलब आपको और देने हैं। तो ये बड़ा चढ़ा के भी जो है वो आपके हिसाब किताब बनाते हैं। फिर अगर आपको जो है वो इनके मतलब इनसे निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, ये आपके प्रॉपर्टी तक छीन लेते हैं। ये अगर आप कहीं पुलिस के पास या कहीं भी जाते हैं तो वो आप इन्होंने इतनी चीज़ें लिखवाई होती है कि आप इनसे कोर्ट में नहीं जीत सकते हैं, पुलिस के पास जाके इनसे वो नहीं कर सकते हैं, या जो लोकली इनके जो एक जरगा सिस्टम है वो जरगे में भी आमतौर पे इन्हीं के लोग होते हैं, इन्हीं के जो है वो ज़ेर असर लोग होते हैं, और वो उनके जो फैसले होते हैं वो भी उनके हक़ में होते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वो ये करते हैं, आमतौर पे ये आता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो कहते हैं ठीक है आपके पास पैसे नहीं है, आप ये मज़ीद एक टायर की जोड़ी ले लें, 2 जोड़ी ले लें। अगर ज़्यादा मामलात हो, मतलब अगर वो लाखों में हो, तो उसमें गाड़ी इसी अंदाज़ में, जिस तरह टायर को वो एक नुमाइशी अंदाज़ में इस्तेमाल करते हैं, उसमें गाड़ी का इस्तेमाल कर लेते हैं, ट्रक का इस्तेमाल करते हैं, या बल्कि कुछ जो है वो मैंने स्टोरी में ज़िक्र भी किया है कि कुछ फाटा के इलाके, जमरूद वगैरह, जहाँ पर इसके लिए जो है क्लाशनकोव और अफ्यून वगैरह इसका भी इस्तेमाल होते हैं, जिसमें सिर्फ एक हीले के शरई तौर पर इसको एक हीला कहते हैं कि एक हीले के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। बुनियादी तौर पर ये है सूदी मामलात, ये जिसको एक हीले के तौर पर कुछ चीज़ें जो है वो उसमें नुमाइशी तौर पर इसका इस्तेमाल होता है, और बाकी जो है उन चीज़ों का किरदार कुछ नहीं होता, बुनियादी तौर पर पैसों की ही लेन देन है। तो ये किन किन शहरों में हो रहा है पाकिस्तान के, और किस पैमाने पे हो रहा है? कोई इसमें एस्टिमेट है कि कितने रुपए का बेसिकली लोन दिया जाता है और उसके बाद इंटरेस्ट लिया जाता है? कितनी इसकी कोई अमाउंट है? किसी ने कोई एस्टिमेट लगाया है कितना बड़ा कारोबार है? जी बिल्कुल, इसमें मैंने जब तफसीली काम किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये मेरे अंदाज़े से ज़्यादा बड़े पैमाने पर ये काम हो रहा है। मैं समझ रहा था कि शायद ये कराची में शीरीन जना और ये आगे माड़ीपुर और सोराब गोट में कुछ इलाकों तक महदूद है, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि नहीं, ये सिर्फ कराची तक महदूद नहीं है, बल्कि ये पेशावर में, लाहौर में भी, जहाँ पर ये ट्रांसपोर्टर्स की जो है वो जहाँ पे ज़्यादा उनकी मार्केट है या वो है, तो वहाँ इस तरह के लोग बैठे हुए हैं। मेरा ख्याल था कि ये शायद करोड़ों में होगा, लेकिन अक्सर लोगों का ये कहना है कि नहीं, करोड़ों में नहीं, ये अरबों का काम है। ये बताएं कि अगर इतने बड़े पैमाने पे हो रहा है और इतने अरसे से हो रहा है, तो रेगुलेटर्स को क्यों नहीं रहा? क्योंकि ये तो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, इसके अंदर तो ऑब्वियसली टैक्स एवेजन भी होगी। ये जो सूद पे कमा रहे हैं इतना कारोबार, इनकी तो इनकम भी कहीं नहीं शो होती होगी, अनडॉक्यूमेंटेड है। तो ये क्यों नज़र नहीं आ रहा जो हमारे इदारे हैं उनको, इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा? इसमें बुनियादी तौर पे एक तो स्टेट बैंक की ज़िम्मेदारी बनती है, स्टेट बैंक का ये काम है, बल्कि उनके टारगेट्स भी है बैंकिंग इंक्लूजन के हवाले से, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वो बैंकिंग सहूलियात पहुंचाई जाए। लेकिन देखने में आया कि उसकी स्पीड बहुत स्लो है। एक तो लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है, फिर बैंक्स भी जो है वो कोशिश करते हैं कि ख़ास
शोबों में और ख़ास लोगों को ही वो लोन देने में वो इजी फील करते हैं। आम बंदे को जिसके पास जो है वो जायदाद प्रॉपर्टी या कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनके पास रखने के लिए, या उनको पूरा अपना प्लान देने के लिए जो है उनके पास अगर कुछ नहीं है, तो उनको बैंक देने में इस तरह जो है वो नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता। एफबीआर की जो है बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर इतने बड़े पैमाने पर पैसों की लेन देन हो रही है, लोग पैसे का इनकम कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, लेन देन हो रही है, तो उनका काम है कि वो ये मालूम करें कि ये पैसे कहाँ से आए, इनके पास इतने पैसे कहाँ से आए, ये जो कारोबार ट्रेड कर रहे हैं तो ये आगे ये रजिस्टर्ड है या नहीं है, ये जो ब्लैक मनी जनरेट हो रही है, तो इस पर ये एफबीआर, स्टेट बैंक या इस तरह के इदारों की जिम्मेदारी है। लेकिन बदकिस्मती से इस हवाले से इन इदारों की वो कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही जो आनी चाहिए। बैंक जो है वो लोन देते हैं तो आपको कुछ दिखाना पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं, मतलब आप कोई कारोबार कर रहे हैं, कोई इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं या कोई और कारोबार कर रहे हैं। इन केसेस में ये होता है कि बहुत सारे लोग कारोबार के लिए नहीं करते हैं, या वो कोई नई इंडस्ट्री या कोई नए बिज़नेस की तरफ नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो ऑलरेडी किसी बिज़नेस में वो फंस चुके होते हैं। तो उनको रास्ता उस से रास्ता निकलने के लिए कोई रास्ता चाहिए होता है। बदकिस्मती से बैंक जो है वो इस तरह के सिक यूनिट जिसको कहें, या इस तरह जो तबाही की तरफ जाने वाले लोग होते हैं, उनको सहारा देने के लिए वो ज़्यादा कोशिश, उनके पास इस तरह के प्रोडक्ट्स की कमी भी है और वो ज़्यादा खुश भी नहीं होते। नए इंडस्ट्री लगाने के लिए या नए कारोबार या चलते कारोबार के लिए तो बड़ी खुशी से वो कर देते हैं, लेकिन ये है कि इस तरह के लोगों के लिए जो वो वेलकमिंग उनकी वो नहीं होती। तो होना ये चाहिए कि बैंक जो है वो इस तरह के लोगों को भी एड्रेस करें, और चूंकि इस तरह नहीं है तो बदकिस्मती से फिर उसका नतीजा यही है कि लोग इसी तरह जो है वो, या तो अगर उनके पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बेच के अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं, अगर किसी के पास ये भी नहीं है तो वो इसी तरह सूद की तरफ जाते हैं, जिसकी शरह भी बहुत ज़्यादा है और जो किसी भी सूरत आप रिटर्न नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो परेशानी में लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनके जो शराइत है वो भी मान लेते हैं और उनको समझ रहे होते हैं कि शायद हम बाद में वापस कर सकेंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये जो सूद की जो ये शरह है ये बहुत ज़्यादा है। आमतौर पे किसी भी कारोबार में कुछ भी आप करके जो है वो आप वापस नहीं लौटा पाते हैं, जिसका अल्टीमेटली नतीजा यही होता है कि कुछ अरसे बाद आप बिल्कुल जो है दिवालिया हो जाते हैं। इस पर किसी मजहबी स्कॉलर का व्यू पॉइंट लिया है आपने, ये सिचुएशन इसके ऊपर वो क्या कहते हैं? उलमा की ये भी यही राय है कि ये सूद ही है, सूद के जो है सूद का ही रास्ता है। और इस हवाले से जामिया बिनूरी टाउन जो एक मारूफ दीनी इदारा है, उनके वेबसाइट पर भी उनका एक फतवा है जो आप कोई भी विज़िट कर सकते हैं। उसमें भी यही पूरी जो है इसका पस मंज़र के साथ सवाल पूछा गया है कि क्या ये टायर कारोबार और इस तरह की लेन देन ये जायज़ है, तो उस पर जो है उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि ये बिल्कुल जायज़ नहीं है और ये सूद का ही रास्ता है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। इस वीडियो के हवाले से अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा और ज़्यादातर लोगों से इसको शेयर कीजिएगा ताकि उनमें अवेयरनेस क्रिएट हो और वो इस चीज़ से बच सकें। आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।